नमस्ते। मैं एस्ट्रोलॉजर सोनल शुक्ला। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योर स्टार्स एस्ट्रोलॉजी सर्विस पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राहु का भ्रमण उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि राहु क्या है। तो राहु जो है वो आधुनिकता को दर्शाता है। राहु है वो कोई भी चीज़ को एम्प्लीफायर करता है, बढ़ाता है, चढ़ाता है। राहु है वो एक भ्रम है। राहु है वो अत्यधिक पैसा दिलाता है। और जो राहु है वो कलयुग का अभी मान लो कि एक किंग है। और इतनी बुद्धि कि मर्क्यूरी से भी ज़्यादा अगर कहीं पे अपनी बुद्धि का यूज़ करना हो, कोई रिसर्च वर्क हो या कोई भी नई ऐसी चीज़ हो, तो इस वक्त में राहु के बिना ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, राहु जो है वो मीडिया है, शो ऑफ है, ग्लैमर की दुनिया है। तो जब भी राहु उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आप समझते हैं, तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है वो शनि देव का नक्षत्र है। और राहु और शनि दोनों मित्र हैं। शास्त्र में कहा जाता है कि भाई राहु जो है वो शनि के जैसे कार्य करता है। तो राहु और शनि आपस में मित्र है। और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो है वो धन प्रदाता है, वो धन को देने वाला नक्षत्र माना गया है। और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का मतलब है कि एकदम बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस में रह के कमाई करने वाला नक्षत्र। उसमें अब राहु आ जाएगा। तो राहु क्या करेगा, मित्र का नक्षत्र है वहाँ खराब तो नहीं करेगा, मगर उसको बढ़ा देगा, उसको बढ़ावा देगा। मतलब कि जो भी इंसान का, जो भी नेटिव का अगर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है, वो मून का नक्षत्र है या उसका कोई भी ग्रह उस उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है, मतलब कि प्रोमिनेंट है वो नक्षत्र जिस किसी के भी कुंडली में, तो वो अब ये 8 महीना 7 जुलाई से लेके 8 महीने तक राहु महाराज इस नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो उनको फुर्सत नहीं मिलने वाली। यस, पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उनको अपना जो टाइम टेबल है अकॉर्डिंग बना लीजिए। ये नक्षत्र में कोई भी ग्रह वाले हैं, वो अब छोड़ दीजिए आलस, उठ जाइए और अपना कमाई का जो है पूरी लाइफ की कमाई है वो आप इसमें कमा लोगे। और तीसरी बात, जब ये नक्षत्र उत्तर भाद्रपद है उसकी राशि भी है, तो राशि है मीन। मीन राशि का जो स्वामी है वो है जुपिटर, गुरु, बृहस्पति। तो बृहस्पति और राहु की आपस में उतनी बनती तो नहीं है, मगर क्या है कि शनि का नक्षत्र होने के कारण यहाँ इतना नुकसान नहीं होगा। और मीन राशि अपने आप में एक समुद्र है, एक बहुत बड़ा चांस है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मीन राशि जो है वो भगवान श्री विष्णु के पैर है। वहाँ पे जो 12वां भाव है कालपुरुष की कुंडली में, वहाँ पे श्री विष्णु भगवान के पैर है। और आपने देखा होगा कि माता लक्ष्मी का स्थान कहाँ है, वो पैर दबाती हुई श्री विष्णु के उनके पैर के पास बैठती है। तो अल्टीमेटली तीनों चीज़ मिला के मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो योग बनने जा रहा है वो बहुत ही समृद्धि वाला योग बनने जा रहा है। तो अब शुरू करते हैं कि राशि वाइज इसका क्या असर होगा। तो जिसकी मेष राशि है उसके 12वें भाव में ये गोचर होने जा रहा है। तो 12वां भाव अभी जैसे मैंने बताया आपको कि विष्णु जी के पैर है, लक्ष्मी है, पैसे है। और ओवरऑल अगर कुंडली देखी जाए तो वो व्यय है। तो कहीं ना कहीं उस व्यय को बचाने के लिए आप ऐसा कीजिए, विदेश के साथ जुड़ जाइए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी काम है वो शुरू कर सकते हैं। और दूसरा, चैरिटी कर सकते हैं, जैसे वृद्धाश्रम में दान दिया, हॉस्पिटल में दान दे दीजिए, वृद्ध माता पिता की सेवा कीजिए। तो ये एक मेष राशि वालों के लिए उपाय है कि उनके लॉस से बचने के लिए। वृष राशि, वृष राशि वालों के लिए ये जो गोचर है बहुत ही अच्छा है, 11वें भाव में जा रहा है। और जब भी अपनी चंद्र राशि से 11वें भाव में राहु जाते हैं तो उनका ये फेवरेट प्लेस है। तो उनका समाज में मान इज़्ज़त बढ़ेगी, उनका सोशल स्टेटस बढ़ेगा और उनका जो सर्कल है वो वाइज होगा। उसके अलावा जो भी उनकी लाइफ के जितने भी कर्म हैं उसका फल उनको अभी इस समय में मिलने जा रहा है। तो कोशिश कीजिए
कोई भी नया काम अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो शुरू कीजिए, ये 8 महीने में तुरंत ही सेट हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि नया हम बिज़नेस करते हैं तो उसको सेट होते-होते 1 साल लग जाता है। मगर वृष राशि वालों के लिए ऐसा नहीं होगा, फटाक से लेके उनका प्रॉफ़िट होना स्टार्ट हो जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर 10वें भाव में होने जा रहा है, और जो 10वां भाव होता है वो व्यापार का है, अवार्ड का है, रिकॉग्नाइजेशन का है, और एक कर्म स्थान भी है। तो ये जो स्थान है मिथुन राशि जो है वो व्यापारी राशि है, तो उनको कहीं ना कहीं पैसों से, व्यापार से लेना देना होता है। बस एक चीज़ है कि उनको व्यापार के स्थान पे कोई भी लव अफेयर वाला काम नहीं करना है, प्योर व्यापार करना है। कोई भी 2 नंबर का काम वो सोचे भी नहीं इस बार, क्योंकि इस बार पकड़े जाने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद कर्क राशि वालों के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है वो अपने भाग्य भाव में होने जा रहा है। तो भाग्य भाव में जब भी ये गोचर होगा, राहु भाग्य से जब भी गुजरेंगे तब उनकी लंबी यात्राओं के योग बनते हैं। लंबी यात्रा कैसी कि या तो विदेश जाने के योग बनते हैं, मगर विदेश सेटलमेंट के नहीं है, जाकर आप आ जाओगे, या बिजनेस ट्रिप करोगे 6 से 7 या 8 महीने तक, फिर आपको वापस आना पड़ेगा। और धर्म स्थान की जो यात्राएं है वो ज़्यादातर होने के चांसेस रहेंगे। दूसरा, आप इस वक्त में धर्म स्थान पे कोई भी दान ना कीजिएगा, ये आपके लिए एक रेमेडी भी है। उसके बाद सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर होने जा रहा है अष्टम भाव पर। अष्टम भाव जो है वो एकदम गहरा काला कुआं है। अष्टम भाव है वो रिसर्च है। अष्टम भाव जो है वो कुंडलिनी जागरण का भाव है। एस्ट्रोलॉजर के लिए ये योग बहुत ही अच्छा है। ऑकल्टिस्ट के लिए ये योग बहुत अच्छा है। जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए भी ये योग बहुत ही लाभदायी रहेगा। हाँ, मगर ऐसी कोई बीमारी ज़रूर आ सकती है कि उनको लाइफ लॉन्ग कोई भी मेडिसिन लेनी पड़ सकती है। इसके बाद जो ये गोचर होने जा रहा है कन्या राशि वालों के लिए उनके स्पाउस के भाव में, यानी कि सप्तम भाव में और पार्टनर के भाव में ये योग होने जा रहा है। तो इससे उनकी वाइफ का, उनके स्पाउस की हेल्थ को ध्यान रखने वाला है। उनकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगा, तो डेली जो इनकम है वो थोड़ी गड़बड़ा जाएगी। और राहु जो है वो बहुत ज़्यादा आपको कमिटमेंट कराने वाला बोलेगा, मतलब डेली रूटीन लाइफ में आप मौन धारण कर लीजिए। जितना ज़रूरत है उतना ही बोलिए। ज़्यादा बोला, ओवर कमिटमेंट किया तो आपके लिए ये नुकसान करेगा। इसके बाद तुला राशि वालों के लिए भी बेहतरीन जाएगा ये, क्योंकि ये उनके छठे भाव में होने जा रहा है। छठा भाव भी कहीं ना कहीं राहु के लिए अच्छा है, तो रोग ऋण शत्रु उनके टिकेंगे नहीं। अगर कोई लोन ली हुई है पहले की तो वो इस दौरान कंप्लीट हो जाएगी। उनका कहीं लंबी बीमारी चली आ रही है तो उसमें से उनको आज़ादी मिल जाएगी। हाँ, उनके मामा के पक्ष के वहाँ से कोई ना कोई उनको शायद बुरी खबर मिल सकती है। उसके बाद जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो गोचर हो रहा है वो होने जा रहा है पंचम भाव में। पंचम भाव होता है लव अफेयर, रोमांस, इन्वेस्टमेंट और बच्चों का। तो ये सारी की सारी चीज़ों में, वैसे पंचम भाव है आध्यात्मिकता का है, उसका कारक जो ग्रह है वो सूर्य है। तो कहीं ना कहीं इस घर में राहु कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो हो सकता है कि ये आपको कहीं कोई गलत इन्वेस्टमेंट ना करवा दे। तो आप कहीं शेयर स्टॉक मार्केट में इस 8 महीने तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। बच्चों का खास ध्यान रखिए, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान रखिए, उनकी संगत चेक करते रहिएगा। और प्लस आप ये देखिएगा कि आप खुद भी मंत्र शक्ति, आध्यात्मिकता और उसकी तरफ थोड़े मुड़ जाइए, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायी रहेगा। धनु राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में जा रहा है। स्वाभाविक है, चतुर्थ भाव में जब जाएगा तो उनकी मम्मी की तबीयत, उनकी मदर की तबीयत को संभालना होगा। अगर कोई प्रॉपर्टी है तो इस दौरान बेचने में उनका मुनाफा नहीं होगा। जो जन्मभूमि से उनको हो सकता है पढ़ाई के लिए या कमाने के लिए भी दूर जाना पड़ सकता है। तो विदेश, हाँ, विदेश सेटलमेंट के लिए इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मकर राशि वालों के लिए ये बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया है, क्योंकि तीसरे भाव में हो रहा है, और जो तीसरा भाव है वो भी राहु का फेवरेट स्थान है।
तो कोई भी साहस करेंगे, पराक्रम करेंगे, छोटी-मोटी यात्रा करेंगे, उनके लिए अच्छा है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई है, कोई थीसिस लिखना चाह रहे हैं या कम्युनिकेशन का कोई भी बिज़नेस है, वो आप बहुत ही अच्छी तरह से कर लोगे। कुंभ राशि वालों के लिए भी ये दूसरे भाव में होने जा रहा है, ये धन का भाव है। कहीं न कहीं ये भाव भी राहु के लिए अच्छा माना जाता है, धनागमन का रहा है, बस वाणी पे कंट्रोल रखना है, थ्रोट का और हेड से लेके यहाँ तक कि कोई भी बीमारी ना आए, उसका उनको ध्यान रखना पड़ेगा। मीन राशि वालों के लिए ये जो गोचर है अपने लग्न स्थान में होता है, तो जब भी लग्न स्थान में ऐसा गोचर होता है तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा सा चेंज, बड़ा सा बदलाव ये ज़रूर लाता है। आपकी हेल्थ को संभालना है, रोज़ योगा मेडिटेशन कीजिए। कोई भी चीज़ आप जब भी बोलते हो तो उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं उत्तरा भाद्रपद, मीन राशि, शनि और राहु, ये कुंडलिनी जागरण की स्थिति को दर्शाता है। तो अगर कोई भी ऑकल्ट में है, एस्ट्रोलॉजी में है या कोई भी ऐसे आध्यात्मिक पथ पर है, राह पे है, तो उन लोगों के लिए ये 8 महीना सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के या 3 से लेकर 4 बजे तक का जो रात्रि का समय है, उसमें अगर वो मेडिटेशन करने बैठे तो ज़रूर ही उनकी कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होने की संभावना है, क्योंकि ये जो सारा है वो नेचर, प्रकृति भी इनका साथ दे रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक ये मेरा राहु का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का गोचर था जो मैंने बताया। अब इससे दूसरी जो वीडियो मेरी आ रही है वो वक्री शनि पे आएगी, जो नेक्स्ट वीक तक मैं अपलोड कर लूँगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते।